हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में हमारा स्थिति विस्तार और भौगोलिक वर्गीकरण का जो टॉपिक चल रहा था, जिसके हम 2014 से लेकर के 2020 तक के सारे एग्जाम क्वेश्चंस लगा रहे थे, तो उसमें मैंने आपको इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो कवर करा दिए थे। अब उसी में एमपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर आप एक नज़र देख लीजिए। तो आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। मध्य प्रदेश को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए तथा मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। एमपीपीएससी मेंस 2019। मध्य प्रदेश को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए और उनका विस्तृत विवरण दीजिए। 2017। मालवा के पठार का आर्थिक महत्व समझाइए। 2015। विंध्याचल बघेलखंड पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। 2017। बघेलखंड का पर्यटन की दृष्टि से महत्व बताइए। 2015। बघेलखंड पठार की अवस्थिति बताइए। 2016। ठीक है। तो और मालवा के पठार के बारे में आपसे 2020 के एमपीपीएससी मेंस में भी पूछा गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बघेलखंड के पठार की भौगोलिक स्थिति बताइए। मालवा के पठार 4 बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले 5 साल में। और मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, तो हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन देख लेते हैं। इसी में आपका बघेलखंड के पठार की स्थिति, मालवा के पठार की स्थिति और सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आया हुआ मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन का विस्तृत विवरण दीजिए, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके अंदर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश को हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने क्षेत्रों में किया गया है भाई, याद कीजिए। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन बताइए कितने क्षेत्रों में किया गया है। तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जो है वो 3 क्षेत्रों में किया गया है। पहला आ जाता है आपका मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है ना, मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा आ जाता है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। और तीसरा आ जाता है आपका पूर्वी पठार, जिसको हम बघेलखंड के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक वर्गीकरण में ये 3 चीजें आती हैं। अब मध्य उच्च प्रदेश के 5 उपविभाग हैं। 5 उपविभाग कौन कौन से हैं। 5 उपविभागों में पहला आपका जाएगा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ओके, मध्य भारत का पठार। दूसरा आ जाता है आपका मालवा का पठार, मालवा का पठार जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 5 सालों में 4 बार ये क्वेश्चन बन चुका है। इसके बाद आपका आ जाता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जाएगा वो आ जाएगा आपका रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। पहले इस पठार को, पहले की जो बुक्स हैं वो पूर्वी पठार में ही शामिल किया गया था, आजकल अलग वर्गीकरण मिलता है। और लास्ट जो आपका जाता है वो जाता है नर्मदा सोन, नर्मदा सोन घाटी या द्रोणी, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी या द्रोणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला आ जाता है आपका पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है ना, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। दूसरा आ जाता है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा आ जाता है आपका मैकल श्रेणी, ठीक, मैकल श्रेणी। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन और उसका उपविभाग बांटे गए हैं। अब हम इसको मैप में देख लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। सबसे पहले हम लेते हैं मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश में हमारा पहला टॉपिक है मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार आपका कुछ इस तरह से जाकर के आपका मंदसौर और नीमच तक विस्तृत है, ठीक। फिर आपका आ जाता है बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार आपका यहीं से चला जाएगा आपका पूर्व की ओर और इस तरह से विस्तृत हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। फिर आपका आ जाता है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार, दक्षिण में मालवा के पठार की जो सीमा है वो आपका विंध्याचल पर्वत और नर्मदा सोन घाटियां बनाती हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो लगभग मालवा का पठार आ जाएगा। फिर आपका जाता है, और इसको थोड़ा सा हम विस्तृत कर लेते हैं, ये मालवा का पठार। फिर आपका जाता है रीवा पन्ना का पठार। तो ये हो जाएगा आपका रीवा पन्ना का पठार, ओके। इसके बाद फिर रीवा पन्ना के पठार को थोड़ा सा विस्तृत किया। फिर आपका जाता है बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार लगभग इस तरीके से आपका बघेलखंड का पठार हो जाएगा। फिर ये आपकी हो जाएगी नर्मदा सोन द्रोणी, ठीक है ना। और लास्ट में ये जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा क्या, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ओके।
तो हम इसको लिख देते हैं और फिर एक एक करके इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये है आपका मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। इसके बाद आप आ गए तो ये आ जाएगा आपका मालवा का पठार। ओके, मालवा का पठार। यहाँ पर आप आ गए तो ये हो गया आपका नर्मदा सोन द्रोणी, नर्मदा सोन द्रोणी। ये पार्ट आपका हो जाएगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। फिर आप यहाँ पर आ गए तो ये हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ओके, बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद फिर आप आएंगे तो ये हो जाएगा आपका रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। यहाँ आ गए तो पूर्वी पठार या इसी को हम क्या बोल देते हैं, बघेलखंड का पठार। अब इसकी विशेषताएं पहला लेते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य उत्तर प्रदेश का जो मुख्य हिस्सा मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का पठार आपका भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना और से लेकर के नीमच और मंदसौर तक विस्तृत है। ठीक है ना, यह मध्य प्रदेश के लगभग, मध्य भारत का पठार हम ले रहे हैं, मध्य भारत का पठार तो कहाँ कहाँ विस्तृत है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और मंदसौर और नीमच तक विस्तृत है। और यह मध्य प्रदेश के लगभग 10.6% भूभाग पर विस्तृत है, 10.6% भूभाग पर विस्तृत है। यहाँ बहने वाली मुख्य नदियाँ हम जानते हैं कि जो चंबल नदी है वो इस तरह से बहती हुई फिर यहाँ जाती है, चंबल नदी। ठीक है ना, चंबल नदी हो जाएगी आपकी सबसे प्रमुख नदी। उसके बाद जो आपका आ जाएगा तो जो आपकी आ जाएगी काली सिंध, और फिर आपकी आ जाएगी सिंध नदी। ठीक है ना, ये प्रमुख नदियां आ जाएंगी। और आपको यहाँ पर जो सबसे प्रमुख विशेषता देखनी है कि इसका ढाल, ढाल कहाँ पर है, इसका ढाल जो है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो मध्य भारत 10.6% भूभाग पर फैला है, इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसमें बहने वाली प्रमुख नदियां जो हैं वो आपकी कौन कौन सी हो गई, तो इसमें बहने वाली प्रमुख नदियां चंबल, फिर आपका कुवारी, कूनो और आपकी काली सिंध, इसमें बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो ये हो गया मध्य भारत का पठार। इसकी एक और विशेषता है कि मध्य भारत पठार के मध्य भाग में चंबल ने जो है बहुत बड़ी मात्रा में उत्खात भूमि का निर्माण किया है, अवनालिका अपर्दन के द्वारा उत्खात भूमि का निर्माण किया है, जिसको हम बीहड़ कहते हैं। तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता हो जाएगी, बीहड़ों का पाया जाना। मध्य भारत के पठार को सरसों का पठार भी कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी मध्य भारत के पठार की विशेषताएं। नेक्स्ट हम आते हैं मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जो है आपका रतलाम, मंदसौर, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, गुना तक विस्तृत है। और ये पूर्व में पश्चिमी सागर तक विस्तृत हो जाता है, लगभग 18 जिलों में ये विस्तृत है। और मध्य प्रदेश के 28% भूभाग पर फैला हुआ है मालवा का पठार। ठीक, तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के 28% भूभाग पर फैला है। यह मध्य प्रदेश के 18 जिलों में विस्तृत है। रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, रायसेन, गुना और पूर्वी सागर तक विस्तृत है। मालवा का पठार जो है वो आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और इसमें विस्तृत मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। यह गेहूं, सोयाबीन, कपास की कृषि के लिए अत्यधिक विख्यात है। गेहूं हो गया आपका, कपास हो गया आपका, सोयाबीन हो गया, इसकी कृषि के लिए मालवा का पठार बहुत अधिक विख्यात है। फिर मालवा के पठार में बहने वाली प्रमुख नदियां, तो मालवा के पठार में बहने वाली प्रमुख नदियां चंबल हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, सिंध हो गई, बेतवा भी थोड़ा सा पार्ट इसका कवर करती हुई निकलती है, क्षिप्रा हो गई, ये इसमें बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। मालवा के पठार का ढाल, तो मालवा के पठार का जो ढाल है आप देख रहे हैं नदियां किस ओर जा रही हैं, उत्तर की ओर जा रही हैं। तो मालवा के पठार का ढाल उत्तर की ओर है। अब चूंकि मालवा का पठार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा पिछले 4 बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मालवा के पठार को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। मालवा के पठार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पश्चिमी मालवा और दूसरा है आपका पूर्वी
मालवा। पश्चिमी मालवा में आपका जाता है पहला माही और अनास घाटियाँ, माही और अनास घाटियाँ, और दूसरा इसका जो विभाजन जाता है चंबल बेतवा, है ना, चंबल बेतवा घाटियाँ। ठीक। पूर्वी मालवा के 5 उपविभाग हो जाते हैं। गुना का पठार, गुना पठार, दूसरा आपका आ जाएगा गुना पठार के बाद सागर पठार, सागर पठार, फिर आपका जाएगा भोपाल पठार, भोपाल पठार, बेतवा, ठीक है ना, बेतवा बेसिन, बेतवा बेसिन हो गया, और फिर आ जाएगा दक्षिण पूर्वी मालवा पठार। तो ये मालवा के पठार के उपविभाग हो गए। मालवा का पठार में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि मालवा के पठार जो है आग्नेय बेसाल चट्टानों से निर्मित है, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, इसका ढाल जो है उत्तर की ओर है, इसमें बहने वाली प्रमुख नदियाँ चंबल बेतवा जो आपका सिंध काली सिंध पार्वती और आपका क्षिप्रा है। और मालवा का पठार जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी मालवा पूर्वी मालवा। पश्चिमी मालवा के जो हो गए आपके उपविभाग और पूर्वी मालवा के उपविभाग ये हो गए। फिर मालवा के पठार में आप देखिएगा कि मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा जो है वो विंध्याचल पर्वत बनाता है। ठीक है ना, मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत बनाता है। अब देखिए मैप अगर हमको मालूम है तो कुछ चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मालवा का पठार पश्चिम में, यहाँ आप जानते हैं यहाँ पर कौन सी श्रेणी है, अरावली श्रेणी। तो मालवा का पठार पश्चिम में अरावली श्रेणी, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत और नर्मदा सोन द्रोणी, उत्तर में आपका मध्य भारत का पठार, और उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में रीवा पन्ना के पठार से घिरा हुआ है। ये भी आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है ना, कि कहाँ किस किस चीज़ से घिरा हुआ है। तो ये हो गया मालवा का पठार। फिर आता है नर्मदा सोन फिर आ जाता है आपका बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार भिंड, गुना, दतिया, भिंड, गुना, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ में विस्तृत है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में भी विस्तृत है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये मुख्यतः भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना और यहाँ पर निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में विस्तृत है। यह मध्य प्रदेश की लगभग 7.7% भाग में फैला हुआ है। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के 7.7% भूभाग पर फैला हुआ है, और यह इसकी पूर्वी सीमा जो है वो आपकी केन नदी के द्वारा निर्मित होती है। यहाँ केन नदी जो है इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। किसकी? बुंदेलखंड के पठार की। तो ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। बुंदेलखंड के पठार में आपने क्या क्या देखा कि बुंदेलखंड का पठार जो है वो भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के 7.7% भूभाग पर विस्तृत है। यह पश्चिम में मध्य भारत के पठार, दक्षिण पश्चिम में मालवा के पठार, पूर्व में रीवा पन्ना के पठार और उत्तर में गंगा यमुना मैदान से घिरा हुआ है। हालांकि उत्तर में भी बुंदेलखंड का पठार है जो उत्तर प्रदेश का भाग है। फिर हम आते हैं आपका रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, यह भी जो मध्य प्रदेश के लगभग 10.3% भूभाग पर फैला हुआ है, और यह रीवा, पन्ना, सतना और दमोह जिलों में विस्तृत है। रीवा, पन्ना, सतना, दमोह जिलों में और पूर्वी सागर जिले तक चला जाता है। तो रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और पूर्वी सागर जिले में विस्तृत है। रीवा पन्ना के पठार को विंध्य कगारी प्रदेश भी कहते हैं। विंध्य कगारी प्रदेश, रीवा पन्ना पठार को विंध्य कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं वो केन और सोन हैं, और यहाँ पर केन और सोन नदियों ने सोपानी वेदिकाओं का निर्माण किया है। सोपानी वेदिकाओं का निर्माण किया है। धरातल के उच्चावच में बहुत अंतर होने के कारण सोपानी वेदिकाओं का निर्माण किया है। केवटी, बहुटी, चचाई जलप्रपात जो है वो इसी क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। कौन सा पठार हो गया? रीवा पन्ना का पठार। फिर आप बता सकते हैं कि ये किस किस से घिरा हुआ है, किन जिलों में विस्तृत है। इसकी विशेषताएं: सोपानी वेदिकाओं का निर्माण हुआ है, ये ग्रेनाइट और नीच चट्टानें यहाँ पर विद्यमान हैं, और यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ जो हैं वो आपकी कौन सी हो गई? केन और सोन हो गई। इसका ढाल उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये पूरी भौगोलिक विशेषताएँ आपने बता दी। इसके बाद आता है आपका नर्मदा सोन घाटी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो है वो
सोन नदी विस्तृत है, और यहीं पर आपका जो है वो नर्मदा नदी जो है आपकी जाती है। तो नर्मदा और सोन मिलकर के आपका कौन सी बनाती हैं? नर्मदा सोन घाटी बनाती हैं। ये डिंडोरी, अनूपपुर, आपका जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और आपका सोन घाटी की बात कर लें तो कटनी, सीधी क्षेत्रों में विस्तृत है ना। सोन घाटी में सीधी और कटनी क्षेत्र आ जाएंगे, और जब ये डिंडोरी, अनूपपुर और फिर आपका मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर, ये सब आ जाएंगे नर्मदा घाटी में। ये मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा उपविभाग है नर्मदा सोन घाटी। दूसरा बड़ा उपविभाग है नर्मदा सोन घाटी। ये लगभग 27.9% भूभाग पर फैला हुआ है, और मालवा के पठार के बाद द्वितीय नंबर पर सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भूभाग भी है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला भूभाग भी है, और इस क्षेत्र में नर्मदा और सोन नदियों द्वारा अनेक जलप्रपातों का निर्माण किया गया है, जिसमें आप सोन नदी और नर्मदा नदी द्वारा बनाए गए जलप्रपातों का विवरण दे सकते हैं। इसके बाद फिर जो हमारा आता है वो आ जाता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी श्रेणी, पूर्वी श्रेणी और मैकल श्रेणी। पहले तो सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत पूर्वी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र से लेकर के फिर आपका पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है ना। इसके पश्चिम वाले क्षेत्र को हम कहते हैं राजपीपला की श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। इसी में आपको असीरगढ़ पहाड़ी भी मिलेगी। राजपीपला श्रेणी कहाँ तक विस्तृत है? बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला श्रेणी विस्तृत है। तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को राजपीपला श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, जो पश्चिमी गुजरात और महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर के बुरहानपुर दर्रे तक विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है जो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में मुख्य रूप से 2 पहाड़ियाँ आ जाती हैं। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में 2 पहाड़ियाँ जाती हैं। पहला आपका आ जाएगा गवालीगढ़ श्रेणी, गवालीगढ़ पहाड़ी, और दूसरा आ जाएगा आपका महादेव पहाड़ी। तो महादेव पहाड़ी पर ही सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है, ठीक है ना। आप जानते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है धूपगढ़, जो कि कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में स्थित है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसके बाद अर्धचंद्राकार रूप में इस तरह से मैकल श्रेणी विस्तृत है। मैकल श्रेणी आपकी मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ती है? तो मैकल श्रेणी मुख्य रूप से अमरकंटक के आसपास के क्षेत्रों में पड़ती है, जो अर्धचंद्राकार है, और यह अमरकंटक पठार से मिल जाती है। मैकल श्रेणी में सर्वोच्च चोटी जो है वो यहाँ पर, चूंकि अमरकंटक पठार में सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वतों का मिलन हो जाता है, तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक ही बताई जाती है। फिर आपका जाता है लास्ट कौन सा है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार जो है आपका बघेलखंड का पठार, ठीक है ना। बघेलखंड का पठार। अब सबसे पहले हम बता देंगे कि किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है। तो आप बघेलखंड के पठार की स्थिति देख लीजिए, मैप आपने देख लिया तो आपसे बन जाएगा। तो बघेलखंड का पठार उत्तर में, बघेलखंड का पठार पहली बात तो पूर्वी पठार का हिस्सा है, और छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है, लेकिन सिर्फ 25,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो बघेलखंड का पठार पूर्व में छत्तीसगढ़ के बघेलखंड क्षेत्र से, उत्तर में जो है आपका वो गंगा और के मैदान से, पश्चिम में आपका रीवा पन्ना के पठार से, दक्षिण में सतपुड़ा मैकल श्रेणी से, और दक्षिण पूर्व में जो है आपका वो सतपुड़ा सोन द्रोणी से घिरा हुआ है। बघेलखंड के पठार में बहने वाली प्रमुख नदी जो है वो सोन, जोहिला इसकी प्रमुख नदी है, सोन और जोहिला। बघेलखंड के पठार में
आप रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार में 2 चीजें बताएंगे कि यहाँ पर अनेक कगारों, दरारों, भ्रंशों का नदियों के द्वारा निर्माण किया गया है। कगारों, भ्रंशों और दरारों का निर्माण किया गया है। सोन नदी की उत्तरी सीमा जो है, सोन नदी की उत्तरी सीमा वो एकदम खड़ी ढाल के रूप में विस्तृत है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। यहाँ से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आई, जैसे आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार यमुना नदी और नर्मदा नदी के बीच जो है जल विभाजक का कार्य करता है। इसी तरीके से आपका जो रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना का पठार जो आपका आ जाएगा वो सोन नदी और गंगा यमुना नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीवा पन्ना के पठार में यहाँ पर भांडेर श्रेणी और यहाँ से कैमूर श्रेणी विस्तृत है। जनरली ये क्वेश्चन आएगा तो श्रेणियों के रूप में आएगा। तो कैमूर श्रेणी जो है वो सोन नदी और गंगा यमुना नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। इसका रिटर्न आंसर जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको इसका लिंक जो पूरा रिटर्न आंसर है वो मिल जाएगा। एक चीज़ और, इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ क्यों मिलेगा? क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक के रूप में कई बार अलग पठार पूछ लिए जाते हैं, जैसे बघेलखंड का पठार पूछा गया, मालवा का पठार पूछा गया। तो अगर मालवा का पठार आ जाए तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा लिख सकें, बघेलखंड का पठार आ गया उसमें थोड़ा ज़्यादा लिख सकें, बुंदेलखंड का पठार आ गया तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लिख सकें, इसलिए थोड़ा बड़ा आंसर रहेगा। आप उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपनी आवश्यकता के अनुसार काट छांट करके लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।